नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हम डील करते हैं जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में है। ये सभी क्वेश्चंस लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन के आंसर से लेकर के और उनसे रिलेटेड जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि 20 दिसंबर से एक नया बैच एक्सक्लूसिवली टीजीटी के लिए चल रहा है, जो कि क्रैश कोर्स की तरह है। ये बैच अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक यानी कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। क्लास 1.5 घंटे तक चलती है और इसमें लिटरेचर का सारा सिलेबस, ग्रामर का और वोकेबलरी, इन सब का रिवीजन भी होगा और एक सर्टेन पीरियड पे जो मॉक टेस्ट भी होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिसको भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही जो हमारी बुक है टीजीटी के लिए, जो ओशन ऑफ लिटरेचर, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं एग्जाम में जो आए हुए, उनकी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सारे लिटरेरी टर्म्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, जितने भी प्रिस्क्राइब्ड ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्लीट पैकेज की तरह ये बुक होगी जो कि आप एग्जाम को पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये बुक अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और मेजर सिटीज़ में जो बड़े बुक स्टोर हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको आप परचेज कर सकते। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शेक्सपियरियन कैरेक्टर हु अटर्स द फॉलोइंग। नो, आई विल नॉट वीप, I have full cause of weeping, but this heart shall break into 1,000 flaws. Or ere I will weep, a fool, I shall go mad. So who speaks these lines? Gloucester in King Lear, King Lear in King Lear, Macbeth in Macbeth, or Othello in Othello? Correct answer is, it is King Lear who speaks or addresses fool. Fool is the character himself. These lines he uttered in Act 2, Scene 4. जिस तरह से गोनेरिल और रीगन ने किंग लियर को धोखा दिया है, किंग लियर के जितने भी किंग्स थे, सबॉर्डिनेट्स थे या नाइट्स थे, उनको भी इन दोनों ने ले लिया। और किंग लियर ने जितनी भी कोशिश करी उनको वापस लाने की, ही फेल्ड। नाउ ही फील्स वेरी हार्ट ब्रोकन। अब किंग लियर के लिए उन नाइट्स और सबॉर्डिनेट्स का लाना इसलिए भी इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि उनकी सर्विसेज चाहिए थी उनको। एक्चुअली ये नाइट्स और जो सबॉर्डिनेट्स थे ये उसकी पावर को सिंबलाइज करते हैं। अब विदाउट हिज नाइट्स और विदाउट हिज किंग्स और सबॉर्डिनेट्स ही फील्स वेरी वीक। ही डज नॉट फील लाइक बीइंग अ किंग ऑल्सो। जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे बेकार गए और अब वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है। तो उस फूल से वो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई अब मैं रोऊंगा भी क्या। और इवन दो आई हैव फुल कॉज ऑफ वीपिंग, क्योंकि रोने से पहले ही उनका दिल टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। अब अगर वो और रोते हैं तो उनको लगता है कि वो तो his heart will be broken in thousand pieces। अब उनको लग चुका है कि भाई हार तो गए हैं, और जितने भी, कम से कम हार इसलिए भी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है क्योंकि वो अपनों के हाथों हार, अपने बच्चों के हाथों हार है। अगर कोई और दुश्मन होता सो ही कुड हैव स्टूड स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, तो वो लाइंस यहाँ पे उनकी डेस्परेशन और हेल्पलेसनेस जो है उसको शो करती है लाइंस ये। Next question, who said Shakespeare had nowhere written more than 6 consecutive lines of good poetry? So was it Dr. Johnson, John Dryden, Matthew Arnold, or Ben Jonson? The correct answer is, it was Dr. Johnson who spoke these lines. इस कोटेशन के बाद में इसका और रिवीजन भी किया था डॉक्टर जॉनसन ने, जहाँ पे 6 की जगह 7 कहा था और आगे इसको जोड़ा था विदाउट मेकिंग एन एस ऑफ हिमसेल्फ। यानी शेक्सपियर हैड नोवेयर रिटन मोर देन 7 कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ गुड पोएट्री विदाउट मेकिंग एन एस ऑफ हिमसेल्फ। ये उन्होंने बाद में कंप्लीट इसको किया था। कहाँ पे किया है ये? जो उनका एडिशन है शेक्सपियर, एडिशन ऑफ शेक्सपियर। डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के सारे प्लेस के बारे में कुछ ना कुछ कहा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैमलेट के बारे में उन्होंने कहा है, द कैटास्ट्रोफे इज नॉट वेरी हैप्पीली प्रोड्यूस्ड, द प्ले इज डिजर्वडली सेलिब्रेटेड फॉर द propriety of its fiction and solemnity, grandeur and variety of its action. Next question, she came in order that she might borrow money. What is the function of in order that? In order that works as a conjunction. Conjunction के साथ क्या बनती है? ये बनाती है in fact
एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज बनाती है तो ये पर्टिकुलरली एडवर्ब का ही काम करेगी, एडवर्ब क्लॉज का ही काम करेगी। जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को बताएगी वही इसका टाइटल हो जाएगा। जैसे शी केम इन ऑर्डर दैट शी माइट बोरो मनी, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हर कमिंग। सो ये किसको शो करती है, एक रीजन को। तो रीजन या कॉज यहाँ पे वही अब देख लीजिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो एक रीजन को शो करती है, इसलिए यही इसका आंसर है। ये कंजंक्शन भी कौन सा कहलाएगा, इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उस क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज बना देगा। अब जो उसका फंक्शन होगा वही उसका टाइटल हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजन को शो कर रहा है तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हर वे होम John found a man's gold watch. Underlined part is a noun clause, adverb clause, adjective clause, none of these. अब ये देखिए, ये वाला पार्ट, एक अगर क्लॉज इन सारे ऑप्शंस को मानते हैं तो क्लॉज होनी चाहिए, और क्लॉज भी कैसी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए, मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्योंकि ये इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो नहीं बना रहा है, ना ही इनमें से कोई क्लॉज है, तो इनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनना। आंसर हुआ हमारा क्या है, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन आता है ये है क्या, इसका फंक्शन क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। सो ऑन हर वे होम, ये एक तरह का क्या है, एडवर्बियल, एक एडवर्बियल फ्रेज इसको आप कह सकते हो। एक एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वाइल गोइंग टुवर्ड्स हिज होम ही फाउंड अ मैन्स गोल्ड वॉच। तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस उसका काम कर रहा है। तो ये कैटेगरी किसकी आती है, एडवर्बियल। अपने आप में एडवर्बियल काफी होता है, तो एडवर्बियल की कैटेगरी में ये आता है। ना नाउन क्लॉज है, ना एडवर्ब क्लॉज है, ना ही एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि तीनों होने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा और उसमें सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। यहाँ पर सेम ही सब्जेक्ट है और उसके लिए इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। चाहे जॉन ही रिपीट करे लेकिन वो सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना तो फाइनाइट वर्ब है और ना ही फाइनाइट सब्जेक्ट है, तो ये क्लॉज ही नहीं है, ये क्या है, एडवर्बियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड दिस पर्टिकुलर वर्ड। अब इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे वही डिसाइड करेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज वॉज। जैसे हम इस वॉज को प्रोनाउंस करते हैं, इसका भी प्रोनाउंसिएशन वही है। न वेस है, न वास है, कुछ नहीं, वॉज। अब वॉज में वो तो यही आ गया, और फिर ये आ, वाज, और फिर ज, वाज। तो उसमें आप देखोगे तो कौन सा आ जाएगा, वाज। ये वाला आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ये वेस है तो वेस तो कुछ नहीं है, वाज ये ज की साउंड है, सिंपल ज, तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, ये ज, तो ये भी नहीं है। ये वास ये सा की साउंड, ये वेस, हालांकि ये साउंड भी नहीं होती, ए ही होती है। हिंदी में ये वाली साउंड इंग्लिश में ए ही हो जाती है, जैसे ये वेस। तो इनमें से कोई सी भी नहीं है वॉज, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम कॉमर्स वॉज डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट, मिस्टर हार्टलिब, हेनरी लॉज और जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। करेक्ट आंसर इज it was dedicated to John Earl of Bridgewater. He was the son of Earl of Bridgewater and it was suggested by Henry Lawes. Henry Lawes suggested Milton to dedicate this poem to John Earl of Bridgewater. Complete title से ही ये पता चल जाता है, कॉमर्स अ मास्क, ये स्पेलिंग भी इसमें डिफरेंट है। प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634, माइकलेस नाइट, बिफोर द राइट ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। सो ये कंप्लीट टाइटल है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार। पूरा टाइटल इनफैक्ट अभी और भी है, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। ये कंप्लीट टाइटल है। कॉमर्स अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634 ऑन माइकलेस नाइट बिफोर द राइट ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। ये कंप्लीट टाइटल है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी कहा जाता है द पोएम वाज written in a collaboration with Henry Lawes. Written in collaboration with Henry Lawes. Henry Lawes was John Milton's friend. Next question, I would like an ice cream. Would you have one too? What is the grammatical function of this word one? It's a noun, pronoun, adjective, adverb. अब ये क्या काम कर रहा होगा उसी का पता चल जाएगा। I would like to have an ice cream. यहाँ पे सब्जेक्ट ये है
ऑब्जेक्ट ये है। वुड यू यहाँ का सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अब किसके लिए रखा हुआ है, वन रखा हुआ है आइसक्रीम के लिए, तो ये आइसक्रीम नाउन है ही। अब नाउन के प्लेस पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। करेक्ट आंसर इज प्रोनाउन। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सोनेट ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट। ऑब्वियसली ये जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। मिल्टन के सारे सोनेट्स जो हैं वो उनका एक पर्टिकुलर नंबर, टाइटल जो फर्स्ट लाइन होती है वही टाइटल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो या तो आप नंबर से जानते हो या फिर उसकी फर्स्ट लाइन जो कि टाइटल है उससे जानते हो। तो इसका नंबर क्या है, सोनेट 18, सोनेट 20, सोनेट 17 और सोनेट 10। द करेक्ट आंसर इज It was sonnet number 18 on the late massacre in Piedmont। ये नंबर किस किस के हैं, 10 है लॉरेंस ऑफ वर्चुअस फादर। सोनेट 17 किसका है, टू सर हेनरी वेन द यंगर। सोनेट 10 किसका है, टू द लेडी मार्गरेट लेई। तो मिल्टन के सोनेट्स के नंबर और टाइटल दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पोएम्स ऑफ कॉलरिज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। As we know that Coleridge contributed 4 poems of Coleridge and 19 poems Wordsworth। So इनमें से कौन सी पोम जो लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश नहीं हुई, द फोस्टर मदर, द नाइटिंग, द डंजियन, क्रिस्टबल। द करेक्ट आंसर इज इट वाज क्रिस्टबल विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। जो फोर्थ पोम थी वो कौन सी थी, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। क्रिस्टबल इज अ नैरेटिव बैलेड एंड इट वाज रिटन इन 1797, particularly first part in 1797 and second part in 1800। कॉलरिज ने ये दोनों पार्ट्स जो लिखे थे तो क्रिस्टाबेल को भी लिरिकल बैलेट का पार्ट बनाने का ही उसने सोचा था, मतलब ही वांटेड दिस पोम टू बी अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लेकिन वर्ड्सवर्थ के कहने पर ही क्रिस्टाबेल को नहीं रखा, बाकी चारों पोम्स को इसमें रख लिया। फिर ये फाइनली पब्लिश जो हुई थी, ये तो दोनों लिखे गए थे, जो पब्लिश हुई थी वो फिर 1816 में कुबला खान के साथ पब्लिश हुई थी। कुबला खान और पेन्स ऑफ स्लीप, विद कुबला खान एंड द पेन्स ऑफ स्लीप। तो क्रिस्टाबेल इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनिशियली ही वांटेड दिस पोम टू बी अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स, लेकिन बाद में उसको नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिग्राफ हु टचेज पिच shall be defiled occurs in which of the following plays of John Galsworthy। जॉन गोल्सवर्दी के कौन से प्ले में ये एपिग्राफ आता है, स्किन गेम, बर्निंग स्पीयर, टैटर्डमेलियन और फ्रेटर्निटी। द करेक्ट आंसर इज इट अकर्स इन स्किन गेम, जिसका सब टाइटल क्या है, अ ट्रेजिक कॉमेडी, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1920। ये ड्रामा भी क्या है, जो क्लास स्ट्रगल है उसको बताती है, क्लास स्ट्रगल को थीम की तरह प्रेजेंट करती है। बर्निंग स्पीयर इज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्वांतीस डॉन कीहोटे। टैटर्डमेलियन का भी एक एपिग्राफ फेमस है कि जेंटिलीज कमेथ फ्रॉम गॉड अलोन, जो कि चौसर से लिया हुआ है। फ्रेटर्निटी इज ऑल अबाउट अ नॉवलिस्ट की लव लाइफ को शो करता हुआ है, वो भी कैसे, जैसे कि लोलिता टाइप की। He is an aged person and he happens to love a young woman, very young woman। So that is all for now। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो उसको क्लियर करा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जितने अदर एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचे और उनका भी फायदा हो। और बुक को भी परचेज करिए, क्योंकि ये बुक आपके एग्जाम के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी और आपको एग्जाम पास कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक और वेरीफाइड और क्रॉस चेक करके इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ये बुक आपको फर्दर स्टडीज के लिए भी एनकरेज करेगी, जहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंसेज हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगी।